क्या है, लेकिन अब यह तय हो चुका है कि राहुल गांधी रायबरेली नहीं छोड़ेंगे और अपनी बहन प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़वाएंगे। तो आखिर कांग्रेस की इस रणनीति के पीछे वजह क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की उखड़ती सांसों को ऐसी ऑक्सीजन दी कि पूरी कांग्रेस का जोश हाई है। अक्सर चुनाव बाद छुट्टियों पर जाने वाले राहुल लगातार एक्टिव हैं और अब तो ऐलान भी कर चुके हैं कि रायबरेली को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन क्यों? इसका जवाब रायबरेली और कांग्रेस के परंपरागत गठजोड़ में छिपा है। ये सीट कांग्रेस की सबसे सेफ सीट मानी जाती है। 1952 से रायबरेली सीट पर गांधी परिवार का कब्जा है। राहुल इस सीट के जरिए हिंदी बेल्ट में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही नॉर्थ इंडिया भी राहुल गांधी के टारगेट पर है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने जो रूट चुना, उसमें सबसे ज्यादा वक्त भी इस इलाके को दिया। राहुल गांधी अब ये समझ चुके हैं कि अगर कांग्रेस को केंद्र में आना है तो यूपी में सबसे पहले पैठ बनानी होगी और इस बार के नतीजों ने कांग्रेस के लिए शुभ संकेत भी दिए हैं। यूपी में इस बार कांग्रेस को 9.4% वोट मिले हैं। 2019 के चुनावों में कांग्रेस का यही वोट शेयर 6.36% था। इसके अलावा राहुल गांधी ये भी समझ रहे हैं कि अगर वो यूपी छोड़ते हैं तो उन्हें अखिलेश यादव का सहारा लेना होगा, जिसका मतलब ये है कि यूपी में कभी कांग्रेस अपने दम पर खड़ी नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि राहुल गांधी ने बरेली सीट के साथ रहने का ऐलान किया है, जबकि वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाने का मतलब ये है कि प्रियंका गांधी के लिए सेफ पिच तैयार है। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगी वो वहाँ भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताए। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस ने भविष्य की राजनीति के लिए एक सोचा समझा रोड मैप तैयार किया है, जिसमें नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया की राजनीति को साधने का प्लान बनाया गया है। और इस बीच दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हलचल बढ़ गई है। हाई प्रोफाइल बैठकों के बाद सुरक्षा बल अब एक्शन मोड में है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी जम्मू पहुंच गए और अब घाटी में सुरक्षा बलों को एक जबरदस्त कामयाबी हाथ लगी है। इस बात से पाकिस्तान की सेना बहुत ज्यादा घबराई हुई है। पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो आप सब समझ जाएंगे। आतंक के मुकम्मल इलाज के लिए जम्मू पहुंचे सीडीएस। गृह मंत्रालय ने रियासी हमले की जांच एनआईए को सौंपी। हंदवाड़ा से सुरक्षा बलों ने आतंकी को किया गिरफ्तार। मोदी सरकार कश्मीर के साथ जम्मू में भी जीरो टेरर प्लान का मूड बना चुकी है। गृह मंत्रालय एक्शन में आ चुका है। सेना अलर्ट मोड पर है। सीडीएस अनिल चौहान ने जम्मू का दौरा किया है। सीडीएस अनिल चौहान का यह दौरा ऐसे वक्त में रहा जब गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा स्थिति और तैयारियों पर हाई लेवल मीटिंग की थी और उसके अगले ही दिन सीडीएस अनिल चौहान जम्मू पहुंच गए। घाटी में सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर नजर और पैनी कर दी है। हर तरफ तलाशी अभियान चल रहा है। ऐसे ही एक इनपुट पर सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को गिरफ्तार किया। जाकिर हामिद मीर नाम के इस आतंकी को पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं से सॉफ्ट टारगेट करने का हुक्म दिया गया था। सॉफ्ट टारगेट यानी आसानी से किए जाने वाले हमले, जिसमें ज्यादा से ज्यादा निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा सके। पकड़ा गया जाकिर हामिद मीर पाकिस्तान में बैठे अपने आका जहूर अहमद मीर के संपर्क में था और उसी के आदेश पर आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। कल हमें खबर मिली है कि एक टेररिस्ट है जिसके पास वेपन्स है और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने आर्मी के साथ 30 RR के साथ पुलिस ने
और बाकी एसएफ के साथ ऑपरेशन लॉन्च कर लिया। ऑपरेशन में हमने जब बंदे को आइडेंटिफाई हो गया कि बंदा कौन है, उससे वेपन्स भी सीज किए। वेपन्स उसके एक चाइनीज पिस्टल है, एक ग्रेनेड और एमटी ये 2 मैगजीन पिस्टल के है। तो इसमें हमने एफआईआर 124/2024 हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में लगा दी। याद कीजिए 9 जून की तारीख को मोदी सरकार दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में थी। उसी दौरान ये खबर आई कि कटरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई। इस हमले में 9 यात्रियों की मौत और 41 लोग घायल हो गए। इस हमले के लगभग 48 घंटे बाद 10 जून की शाम को जिला कठुआ में गोलियों की आवाज गूंजी, जो 11 जून की दोपहर 2 आतंकियों के मारे जाने और 1 सीआरपीएफ के जवान के शहादत के साथ बंद हुई। इसके तुरंत बाद डोडा में भी आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर 2 अलग अलग हमले किए, जिसमें 8 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। साफ है, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही आतंकियों के आका बौखला चुके हैं, इसलिए आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब आतंकियों की एक नहीं चलने वाली, क्योंकि मोदी सरकार सत्ता संभाल चुकी है और इस सरकार को एक्शन लेने आता है। आतंकी कितने बौखला चुके हैं, इसका ताजा उदाहरण है आईएसआईएस समर्थित पत्रिका वॉइस ऑफ खुरासान का एक ताजा आर्टिकल, जिससे साफ होता है वॉइस ऑफ खुरासान के आर्टिकल में छपा है, हिंदुओं का कत्लेआम करो, चाकुओं से पेट काटो, मंदिरों को जलाओ, राम मंदिर, पीएम मोदी पर निशाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्रिका वॉइस ऑफ खुरासान ने अपने कवर पेज पर दी गई हेडलाइन में लिखा, हे बहुदेववादी भारतीय राजा महमूद गजनवी का फिर से सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। भारत के मुशरिकों को कारों से मारो, चाकुओं से उनके पेट चीरो, इनके मंदिरों, घरों, कारों, संपत्तियों और फसलों में आग लगाओ, भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाओ। मुस्लिमों को भड़काने के लिए इस लेख में कहा गया है कि गैर मुस्लिम उनकी जमीनों पर कब्जा और महिलाओं का अपमान करते हुए शरिया कानूनों का मजाक उड़ा रहे हैं। आज के अधिकतर मुस्लिमों को इस दुनिया से मोहब्बत हो गई है, इसलिए वो जिहाद की राह में मरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जनवरी 2024 में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम फिल्मी, राजनीतिक, खेल और व्यापार जगत की हस्तियों के शामिल होने पर भी आईएसआईएस समर्थित इस पत्रिका में नाराजगी जताई गई है। लेख में राम मंदिर बाबरी केस में आए फैसले को भी गलत ठहराने की कोशिश की गई है। कट्टरपंथी सोच रखने वालों की बौखलाहट वॉइस ऑफ खुरासान में छपे लेख से पता चलती है। मैगजीन में हर वो कोशिश की गई है कि मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के प्रति उकसाया जाए। हिंदुओं की हत्या बम ब्लास्ट और दूसरे तरीकों से भी करने को कहा गया है। यही नहीं, कट्टरपंथियों में अपने इस लेख में बदला लेने की नीयत से किए जाने वाले हमले को नेक काम वाली कोशिश तक करार दिया है। इस तरह के लेख भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के तुलसीदास पर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ गया है। साधु संत नाराजगी जता रहे हैं। वहीं इससे पहले प्रदीप मिश्रा राधा रानी पर भी बयान देकर विवादों में घिर चुके हैं। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। बरसाने का प्रसंग, राधा रानी पर रण। किशोरी जी के विषय होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। भेड़ गए संत। हम सब लोग आज एसएसपी साहब के यहाँ एफआईआर कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। छिड़ गई जंग। पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज देश के 2 बड़े संत, जिनकी वाणी हर रोज लाखों लोग सुनते हैं। इनसे धर्म के मार्ग पर चलना सीखते हैं, लेकिन ये दोनों खुद आमने सामने हैं। प्रभु का गुण गाने वाले क्रोध से तमतमा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती दे डाली। वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रिझाकर भागवत
चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। प्रेमानंद जी महाराज का ये गुस्सा पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर है। एक कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि भगवान कृष्ण की रानियों में राधा जी का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के जन्म स्थान पर भी टिप्पणी की और कहा कि राधा रानी बरसाने की नहीं। इस बात से प्रेमानंद जी महाराज का गुस्सा भड़क उठा। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को क्यों जान जाएगा? प्यारोढ़ुम क्षमते न अच्छी सुखादे नाम तो ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं। पंडित प्रदीप मिश्रा को प्रेमानंद जी महाराज ने चुनौती दी, कहा कि वो न लोक के लायक रह जाएंगे न परलोक के लायक रह जाएंगे। प्रेमानंद महाराज ने ये भी चेतावनी दी और कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाने जाकर दंडवत करें। बोलने का अधिकार पहले सीख, पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तू लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। प्रेमानंद जी महाराज के इस गुस्से का जवाब पंडित प्रदीप मिश्रा ने दिया। उन्होंने कहा कि मां राधा रानी को लेकर जो कुछ कहा था वो धार्मिक पुस्तकों के आधार पर कहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ब्रजवासियों को भ्रमित किया जा रहा है। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी मां है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से मथुरा में संत भी नाराज और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम सब लोग आज एसएसपी साहब के यहाँ FIR कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने उस प्रदीप मिश्रा से कहा है कि यहाँ करके राधा रानी से क्षमा मांगे, अथवा हमारे साथ आकर के साथ करे। यदि वो अपनी बात को सिद्ध कर देगा तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा मुश्किल में पड़ गए। प्रेमानंद जी महाराज तो नाराज हैं ही, संत समाज ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एडवेंचर के लिए रील्स बनाना कितना जानलेवा साबित हो सकता है, वो महाराष्ट्र की एक दिल दहला देने वाली घटना बताती है। संभाजी नगर में एक लड़की कार चलाते हुए रील बना रही थी, लेकिन बदकिस्मती यह रही कि रील उसके लिए जानलेवा साबित हो गई। लड़की सीधा खाई में जा गिरी। इस रिपोर्ट में देखिए। सांसें थाम देने वाला ये वीडियो महाराष्ट्र के संभाजी नगर से आया है, जहां एक लड़की
सफेद कार में ड्राइविंग सीट पर होती है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे वहाँ पर मौजूद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की के साथ भीषण हादसा हो जाता है। उसकी कार खाई में गिर गई। हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। जो सफेद चमचमाती कार दिख रही थी, उसके परखच्चे उड़े हुए हैं। वो कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। हादसा कितना भयंकर रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हादसे का जो वीडियो सामने आया है, उसे अब ध्यान से देखते हैं। कार में लड़की बैठी हुई है। उसका दोस्त बाहर से वीडियो बना रहा था। दरअसल लड़की कार चलाते हुए वीडियो शूट करवा रही थी। कार के पीछे की तरफ खाई भी दिखाई दे रही है। वहीं आसपास कई दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं। अपने दोस्त से बात करते हुए लड़की कार में रिवर्स गियर लगाती है। पहले तो वो धीरे धीरे कार को पीछे ले गई, लेकिन अचानक उससे गलती से एक्सीलेटर दब गया। लड़की का दोस्त उसे क्लच दबाने को कहता भी है, लेकिन कार तेजी से एक झटके में खाई से नीचे गिर गई, जिसके बाद तो मौके पर कोहराम मच गया। सोमवार की ये घटना है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में 23 साल की एक लड़की के साथ ये घटना हो गई। घटना दोपहर के वक्त सुलीभंजन इलाके में हुई। लड़की की पहचान श्वेता सुरवासे के रूप में हुई है। हादसे की खबर मिलने के बाद राहत बचाव टीम घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन गहरी खाई में कार के गिरने से बचाव टीम को भी वहां पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया। आनन फानन में लड़की को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस तरह रील बनाने की कोशिश में इस लड़की की जान चली गई और परिवार वालों को जिंदगी भर का गम दे गई। जानकारी के मुताबिक श्वेता अपने दोस्त शिवराज संजय मुले के साथ किसी काम से संभाजी नगर से दत्त मंदिर इलाके में आई थी। एडवेंचर के नाम पर कई लोग खतरे को देखते हुए भी अनजान बन जाते हैं। यही लापरवाही कभी कभी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। हाल ही में ऋषिकेश से भी बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। यहाँ राफ्टिंग के लिए युवा वर्ग ज्यादा आता है। युवा सेल्फी और रील बनाने के लिए कई बार अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी के गहराई वाले भाग में पहुँच जाते हैं। पानी के भंवर में फंसने के बाद वहाँ से सुरक्षित निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से कई वापस ही नहीं आ पाते और जान गंवा देते हैं। इस साल एसडीआरएफ की टीम ने नदी में 15 लोगों को तो डूबने से बचा लिया, लेकिन 40 लोग मारे गए। पिछले 1.5 साल में 120 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है और इसमें अधिकतर मामले रील और वीडियो बनाने के बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में अब सुपर 8 के गेम्स खेले जाएंगे, मुकाबले होंगे। भारतीय टीम 20 जून को अपना पहला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा और खास बात यह है कि अफगानिस्तान टीम इस बार अलग लय में नजर आ रही है। वेस्टइंडीज को छोड़ दिया जाए तो वो अपने सारे मैचेस अब तक जीती है। ऐसे में भारतीय टीम के लिए अफगानिस्तान के साथ मुकाबले को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। हल्के में नहीं लेना होगा, क्योंकि न तो बारबाडोस की पिच भारतीय टीम के पक्ष में अब तक रही और न उनके बल्लेबाज। कहां पर भारतीय सावधान रह सकते हैं या उनको रहना चाहिए, आइए आपको दिखाते हैं। अफगानिस्तान से मैच नहीं आसान, भारत को रहना होगा सावधान। फजल हक की क्लास लेंगे विराट, पंत और रोहित राशिद की लगाएंगे वाट। T20 विश्व कप में लड़ाई और रोचक होने वाली है, क्योंकि अब एक गलती और भारतीय टीम को भारी पड़ सकती है। अब रोहित और विराट को किसी भी हाल में बल्ले से रन निकालने पड़ेंगे, तो वहीं सूर्या और दुबे को तेज गति से रन बनाने पड़ेंगे। हालांकि जिस तरह अफगानिस्तान टीम लीग मैच खेलकर सुपर 8 में पहुंची है, ऐसे में भारतीय टीम को अफगान के लड़ाकों से सावधान रहना होगा। ये भले ही वही टीम है जिसे भारतीय खिलाड़ी हर बार मात दे देते हैं, लेकिन इस बार मुकाबला विश्व कप का है। अफगान लड़ाके लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। खासकर 5 खिलाड़ी हैं जिनसे भारत को सावधान रहना है। सबसे पहले इब्राहिम जादरान, जो भारत के खिलाफ T20 में डेब्यू कर 64 रन की पारी जिन्होंने खेली थी। दूसरे हैं राशिद खान, जो T20 के ऐसे गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजों को खूब परेशान करते हैं।
तीसरे खिलाड़ी हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, जो इस विश्व कप में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। चौथे हजरतुल्लाह जजई, इनके आंकड़े कहते हैं कि ये T20 में तूफान हैं। और पांचवें दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद नबी, ये बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी दम दिखाते हैं। ये 5 खिलाड़ी अगर भारत के खिलाफ चल गए तो मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि ये पांचों T20 के सुपर स्पेशलिस्ट हैं। कोई बल्ले से कहर बरपाता है तो कोई गेंद से। इनके आंकड़े भी खतरनाक हैं। राशिद खान अब तक 82 T20 मैच में 130 विकेट चटका चुके हैं, तो वहीं हजरतुल्लाह जजई T20 में 41 मैच में 1092 रन बना चुके हैं। इनका उच्चतम स्कोर 162 रन रहा है। मोहम्मद नबी ने हरफन मौला प्रदर्शन किया। नबी ने 104 मैच में 1855 रन बनाए हैं, तो वहीं 88 विकेट भी चटकाए। ये वो खिलाड़ी हैं जिनसे भारत को सावधान रहने की जरूरत है। वैसे भी बारबाडोस की पिच पर भारतीय टीम का प्रदर्शन खास नहीं रहा है। भारत ने बारबाडोस में 2 मैच खेले हैं और दोनों में हार मिली है। तो वहीं भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो विराट का बल्ला अफगानिस्तान। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए म्हारो राजस्थान। करती थी।